8वीं सदी में शुरू होने वाला ये इस्लामी खुशहाली का दौर, जिसमें इल्म परवान चढ़ रहा था और मशरिक़ वस्ता की सरज़मीन पर इल्म व दानिश का एक नया सूरज तुलू हो रहा था। ये इल्म व दानिश का चिराग बगदाद शहर से फूटा और थोड़े अरसे में इस रोशनी ने मशरिक़ व मग़रिब को मुनव्वर करना शुरू कर दिया। इसने अपनी हिकमत व दानाई का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। बगदाद उस वक्त 10 लाख लोगों का शहर था, जिसमें लातादाद लाइब्रेरियाँ किताबों से भरी होती थीं। इल्म के प्यासे अपनी इल्म की तिश्नगी बुझाने के लिए दुनिया भर से मुसलमानों के इस अज़ीमुश्शान दारुल हुकूमत में पहुँच आते थे। इन इल्म के प्यासों के लिए सबसे पुरकशिश जगह और इल्म की प्यास बुझाने का कुआं बैतुल हिकमा था। नाजरीन, आपको बताते चलें कि अरबी में बैत का मतलब घर और हिकमत का मतलब दानाई होता है, इसलिए इसको हाउस ऑफ विजडम भी कहा जाता है। बैतुल हिकमा पूरे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसने इस दौर में फ़नून लतीफ़ा, अदब, फ़ल्कियात और इल्म के दूसरे शोबों में एक इंजन के तौर पर काम किया। अब्बासी खिलाफत के दौर में बगदाद के हुक्मरानों ने उलमा, साइंसदानों और इसी तरह के दूसरे लोगों के लिए अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुहक्किकीन और उलमा इस शहर की तरफ खिंचे चले आ रहे थे। इस्लाम का सुनहरी दौर वाकई देखने वाला था, लेकिन हर उरूज को एक ज़वाल होता है और बकौल शायर सकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। अब्बासी खिलाफत मुसलमानों की तीसरी खिलाफत थी, जिन्होंने बनु उमय्या से इक़्तिदार लिया था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की औलाद हैं और जिनकी खिलाफत की सरहदें अरब से लेवेंट और शाम, शुमाली अफ्रीका तक फैली हुई थी। अब्बासी खिलाफत का शुमार अपने ज़माने की एक अजीम ताकत में होता था, लेकिन जब मंगोलों ने बगदाद पर हल्ला बोला तो ये अजीमुश्शान सल्तनत इस किताब ना ला सकी। मंगोल अब्बासियों से बहुत मुख्तलिफ थे। अब्बासियों के बरक्स मंगोल खाना बदोश चरवाहे थे, वो कहीं भी मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार नहीं करते थे। नतीजतन अब्बासी खिलाफत जैसे ज़्यादा आबाद माशरों के साथ मुसलसल तनाज़ात में रहते थे। इन झड़पों में मंगोलों को ख़ास तौर पर मुनफरिद और बल्कि सफ़ाकाना जंगी हिकमत अमली के लिए जाना जाता था, और जब भी कोई बर्तनों के टूटने या घंटियों की आवाज़ें सुनता था तो वो समझ जाता था कि वह मंगोलों का शिकार बनने वाला है। अगरचे वो आम तौर पर हमला करने से पहले मुकामी हुक्मरानों को हथियार डालने का ऑप्शन पेश करते थे, लेकिन अगर किसी पेशकश को मुस्तरद कर दिया जाता तो बड़े पैमाने पर खून के दरिया बहे जाते और खोपड़ियों के मीनार खड़े किए जाते थे। अगरचे मंगोल मुस्तकिल सुकूनत कहीं भी अख्तियार नहीं करते थे, फिर भी इलाकों को फतह करना और अपने खाना बदोश लोगों को वसी और अरीज़ ज़मीन फराम करना पसंद करते थे। इन मंगोलों के उरूज का आगाज़ तेमोजन से होता है, जिसने मंगोलों के मुख्तलिफ कबाइल को एक मंगोल सरदार के नीचे मुतहद किया। नाजरीन, तेमोजन वही शख्स है जिसको तारीख़ चंगेज़ ख़ान के नाम से जानती है। नाजरीन, मंगोलों के इताअत की वजह से मंगोलों की फतवाहत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जो सेंट्रल एशिया से होता हुआ बगदाद पर आके रुका। चंगेज़ खान के पोते अलाकू खान ने सही मानों में मंगोल सल्तनत की सरहदें फैलाना शुरू की। अलाकू खान ने अपना इक़्तिदार फ़ारस की सरज़मीन पर कायम करने का आगाज़ किया और ख़ान तोफ़ पर्शिया पर कब्ज़ा करने की कोशिश शुरू की। इन कोशिशों में अलाकू खान का आमना सामना असैसिन्स से हुआ, जिन्हें शिकस्त देने में अलाकू खान कामयाब रहा। अब इसका अगला हदफ बगदाद में अब्बासी खिलाफत था। अब्बासी खिलाफत को बरसों के सियासी इंतशार ने सियासी और अस्करी तौर पर कमज़ोर कर दिया था, जिसकी वजह से अब्बासी मंगोलों के रहमो करम पर होते थे, लेकिन मौजूदा खलीफा अल-मुस्तसम आलात को बांपने से कासिर था और इसने मंगोलों की फ़ारस और दूसरे इलाकों में पेशकदमी पर कोई कान नहीं धरे।
और इसे इस बात की ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी कि मंगोलों के आने के क्या नताइज हो सकते हैं। अगरचे खलीफा को हलाकू के अहदाफ और पेशकदमी की अफवाहें मिल रही थी, लेकिन अल-मुस्तसम अपने वज़ीर-ए-आज़म के मशवरों की वजह से बगदाद की तरफ बढ़ने वाले ख़तरे को भांप नहीं सका। इस तरह बहुत से लोगों का ख्याल है मंगोलों को बगदाद पर हमले के लिए उकसाने वाला ख़ुद खलीफा का वज़ीर-ए-आज़म था। अगरचे इस बात की हकीकत एक तारीख़ी बहस है, लेकिन ये एक हकीकत है कि खलीफा अल-मुस्तसम ने किसी न किसी वजह से मंगोलों को अंडर एस्टिमेट किया था। अगरचे अल-मुस्तसम बिल्ला को हलाकू ख़ान का पहला ख़त मिलने पर चौकन्ना हो जाना चाहिए था, जिसमें इसने खलीफा को हथियार डालने का मुतालबा किया था। चौंका देने वाली बात यह है कि खलीफा अल-मुस्तसम ने अल्टीमेटम के साथ जवाब दिया कि जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ या इस शहर का मुआसरा कर लो। खलीफा का ख्याल था कि अगर मंगोलों ने अब्बासी दारुल हुकूमत पर हमला करने की हिम्मत की तो पूरी मुस्लिम दुनिया बगदाद के दिफा के लिए इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन इसकी यह खामख्याली जल्द ही दूर हो गई। 29 जनवरी 1258 ईस्वी को मंगोलों ने इल्म के अजीम शहर और इस्लामी सुनहरी दौर के मरकज़ बगदाद का मुआसरा कर लिया। अब्बासियों के पास एक कमज़ोर और नाक़िस सप्लाई वाली फ़ौज थी जो मंगोलों का मुकाबला करने के लिए तकरीबन तैयार थी, लेकिन बाकी मुस्लिम दुनिया से खलीफा की तवक्को के बरअक्स कोई इसकी मदद के लिए नहीं आया। ये मंगोलों की वार स्ट्रेटजी का कमाल था कि सिर्फ चंद दिन में अल-मुस्तसम अपने साबका रवैये पर नज़रसानी करने पर मजबूर हुआ और हलाकू ख़ान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त की। हलाकू ख़ान ने खलीफा की मुज़ाकरात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, क्योंकि मंगोल सिर्फ एक बार सरेंडर का ऑप्शन देते थे और जब वो वक्त गुजर जाता तो कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाती थी। मुआसरा जारी रहा हत्ता कि 10 फरवरी 1258 ईस्वी को खलीफा अल-मुस्तसम ने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए। अगले 3 दिनों तक बगदाद में सन्नाटा छाया रहा, जो बड़े तूफ़ान का पेश खेमा साबित हुआ। बगदाद के शहरों की खौफ व परेशानी हर घंटे के साथ बढ़ती रही, लेकिन इनकी परेशानी इस तूफ़ान के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी जो बगदाद पर आने वाला था। 13 फरवरी को हलाकू ख़ान अपने लश्कर के साथ बगदाद में दाखिल हुआ और उन्होंने एक ही ऐलान किया जो नेस्टोरन ईसाइयों के लिए था: अपने आप को अपने गिरजाघरों में बंद कर लो और बाहर ना निकलो। यह हलाकू ख़ान का वादा था, गालिबन इसलिए कि इसकी अपनी माँ और पसंदीदा बीवी नस्तूरी ईसाई थी कि अगर वो हलाकू ख़ान की बात मानेंगे तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। ताहम हलाकू ख़ान से बाकी बगदाद के लिए कोई रहम की अपील नहीं थी। बगदाद शहर में एक हफ्ता लूट मार और खूनरेज़ी जारी रही, जिसमें बिला तफरीक किसी को भी नहीं बख्शा गया। जहाँ तक खलीफा का ताल्लुक़ है तो इसके बारे में तारीख़ के बहुत से वर्जन हैं। एक कहानी के मुताबिक अगर मार्को पोलो के सफ़रनामों को सही माना जाए तो अल-मुस्तसम को अपने सोने और ख़जाने के एक कमरे में कैद कर दिया गया था और हलाकू ने खलीफा से कहा, अपने ख़जाने में से जितना चाहो खाओ क्योंकि तुम्हें इसका बहुत शौक़ है। इसके बाद ये ख्याल किया जाता है कि अल-मुस्तसम आखिरकार इसी कमरे में भूख से मर गया, लेकिन इससे मुतज़ाद तारीख़ का एक और वर्जन भी है जिसमें कहा जाता है कि हलाकू का ख्याल था कि बगदाद की सरजमीन पर शाही खून बहने से कुदरती आफात की सूरत में तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं, तो उसने खलीफा अल-मुस्तसम को एक महंगे कालीन में बंद किया ताकि खून बाहर ना जा सके और फिर इसे घोड़ों से रौंद डाला। अगर हम तारीख़ के किसी भी वर्जन को दुरुस्त माने, इस्लामी सुनहरी दौर का सूरज ग़रूब हो चुका था और अब्बासी खिलाफत ख़त्म हो चुकी थी। बगदाद पर आने वाले इस तूफ़ान ने 90,000 से 10 लाख तक जानें ले ली थी। बगदाद शहर मलिया मेट हो गया था और जो बचा था वो जलाकर राख कर दिया गया था। मंगोलों ने इतना कत्लेआम किया कि दरियाए दजला का पानी खून से लाल हो गया। अब मंगोलों ने लाखों किताबें दरियाए दजला के पानी में फेंकना शुरू कर दी।
ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दजला का पानी अब लाल से स्याह हो चुका था। बैतुल हुक्मा और इसकी किताबें किस्सा पारीना बन गई थी। 1258 में बगदाद का मुआसरा और इसके नतीजे में तबाही सिर्फ अब्बासियों के लिए तबाही नहीं थी, बल्कि ये मुसलमानों के सुनहरी दौर का ख़ात्मा था। दर हकीकत ये पूरी दुनिया पर एक अलमनाक आफत थी। खुशहाली, इल्म व फ़नून का एक सुनहरी दौर ख़त्म हो चुका था। सदियों की मेहनत से हासिल किया गया इल्म एक पल में ख़त्म हो गया था। बगदाद का ज़वाल दुनिया भर के इल्म के प्यासों के लिए एक बड़ा दचका था, जिससे इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए कई दिन तक लोग पैदल सफ़र करते थे। नाजरीन, अगर अभी तक आपने विज़डम डायरी की ह्यूमन सीरीज़ नहीं देखी तो स्क्रीन पर मौजूद लिंक पर क्लिक करें।